जैसे आज भी सर ना लोगों को एक्चुअली ये नहीं पता कि आर्किटेक्ट का क्या रोल होता है। आज का परिप्रेक्ष्य बहुत डिफरेंट हो गया है। मतलब अगर कोई छोटा से छोटा अपना घर भी बनाता है तो ही नोज क्लियरली अ डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्ट एंड अ सिविल इंजीनियर एंड एन इंजीनियर। अगर एक आम आदमी एक घर खरीदता है तो हाउ डज अ डिजाइन वर्सेस क्या देखें। हम अगर क्रिएटिविटी की फील्ड में हैं तो हमारे पास एक डिज़ाइन की सेट रिक्वायरमेंट आती है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। क्योंकि जब तक अगर हम कोई किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो हम सबसे पहले सामने वाले की साइकोलॉजी जो उसको यूज़ करेगा, अगर मैं उस पर काम नहीं कर पाया तो मेरा उसका डिज़ाइन करना व्यर्थ है। सर आजकल एक नया ट्रेंड भी देख रहा हूँ सर, रेडी टू बिल्ड इन हाउसेस इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं सर। बिल्ड हाउसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ है जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे इफ यू गो टू एनी पार्ट ऑफ द यूएस, वहाँ पे सेट पैटर्न्स है बने हुए। क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 क्लाइमेटिक कंडीशन है, हिंदुस्तान का कल्चर इज डिफरेंट, सोशो इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट, तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है ना हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होगा। तो यू रिप्रेजेंट सर है ना आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, तो किस तरीके से सर है ना आप इंटरनेशनली और इंडियन कंटेक्स्ट को देखते हैं? और फॉर दैट मैटर नॉट ओनली हिंदुस्तान, दिस सब कॉन्टिनेंट जिसको हम अखंड भारत कहते थे, उसके पास पूरे वर्ल्ड को आर्किटेक्चरली दिखाने को बहुत कुछ है। Whenever it comes to the city of Jaipur, or for that matter any culturally architecturally rich city of India, people get fascinated by it. जयपुर का निर्माण 1726 में हुआ था। आज भी वो रेजिलियंट सिटी है, आज भी उसको पूरा वर्ल्ड के आर्किटेक्ट्स पढ़ते हैं। तो आई थिंक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तान का दबदबा हमेशा से रहा है। कि क्या क्या चीज़ें देखे एक आम आदमी जब वो किसी बिल्डिंग के अंदर फ्लैट ले रहा है। रेरा के इन्फोर्समेंट के बाद में चीज़ें बिल्कुल बदल गई है, और रेरा को इन्फोर्स करने का मेन लॉजिक ये था कि देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी टू द कस्टमर। तब से पहले वो डेफिनेटली उसकी रेरा कंप्लाइंस देखेगा, क्योंकि हर ब्रोशर पे रेरा नंबर आना जरूरी होता है, तो ही सी द रेरा कंप्लाइंस की दिस प्रोजेक्ट इज रेरा कंप्लाइंट। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, उसके क्रेडेंशियल्स, उसने इतने सालों में क्या डिलीवर किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कस्टमर देखते हैं। सर बिल्डर और बिल्डर बायलॉज सर, आपको क्या लगता है सर इन चीज़ों के बारे में, बिल्डर के लिए बायलॉज कितने इंपॉर्टेंट है? बिल्डिंग बायलॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सिटी डेवलपमेंट, दे आर लायबल टू डू दैट। अगर मैं खुद का एक फ्लैट ले रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं मुझे एज अ लेमैन देखनी चाहिए कि चीज़ें इम्प्रॉपर तो नहीं है या कुछ अलार्मिंग तो नहीं है इनके अंदर? आई थिंक बहुत 3 चीज़ें बहुत इवॉल्व होके आई है। डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक होनी चाहिए, सेकंड है बायोफिलिक डिज़ाइन होनी चाहिए, बायोफिलिक इज अ डिज़ाइन विच इज़ वेरी क्लोज टू नेचर, और थर्ड उसमें टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन होना चाहिए। कि आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर उसको लगता है दोनों सेम है, इनके रोल के बारे में कुछ आप अगर लाइट डाल सको तो बहुत बेटर रहेगा। यू विल फाइंड मेनी आर्किटेक्ट्स जो इंटीरियर्स भी करते हैं और आर्किटेक्चर भी करते हैं। कुछ आर्किटेक्ट्स दे स्ट्रेस ओनली ऑन आर्किटेक्चर, दे डोंट डू इंटीरियर्स। कुछ इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं जो खाली इंटीरियर्स करते हैं। तो ये आप उनके पास जो काम किए हुए उनको देखें। मैं एक यूज़र पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, एक क्वैक्स भी होते हैं जो सो कॉल्ड आर्किटेक्ट बन जाते हैं, अपने नाम के आगे यूज़ करते हैं आर्किटेक्ट, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड। क्वालिफाइड है। किसी ने सही कहा है, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के बहुत ताज नहीं होते। वेलकम टू रियल एस्टेट की रियल टॉक्स। आज हमारे साथ हैं एक विजनरी आर्किटेक्ट मिस्टर तुषार सोगानी, हाई राइज डेवलपमेंट और ग्रीन बिल्डिंग्स के पायनियर। 65 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा एरिया इन्होंने डेवलप किया है। TSDPL के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट होने के साथ ये कई प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन भी हैं। अवार्ड्स और रिकग्निशन से भरा इनका सफ़र आर्किटेक्ट्स और रियल एस्टेट का एक नया पर्सपेक्टिव लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंस्पायरिंग और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर तुषार सोगानी। वेलकम सर ऑन द शो। सर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूँ सर कि किस तरीके से ना आपने अपनी जर्नी में आर्किटेक्ट की जर्नी चालू करने की सोची और कैसे आपने ये माना कि सर कि आर्किटेक्ट ही बनना है मुझे? देखिए, इट वॉज नॉट वेरी क्लियर दैट आई एम गोइंग टू बिकम आर्किटेक्ट। जब हमारे समय में, उस समय की 90s की बात कर रहा हूँ, तो आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा प्रचलन नहीं था, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स आर्किटेक्ट सबको एक ही उससे हाँकते थे। लेकिन जब मेरा घर बन रहा था
देन आई रियलाइज्ड कि आर्किटेक्ट के लिए बहुत कुछ स्कोप है. सो दैट वाज द फर्स्ट ट्रिगर. सर पहला ट्रिगर तो वो था, पर आर्किटेक्ट सर जैसे आज भी सर ना लोगों को एक्चुअली ये नहीं पता कि आर्किटेक्ट का क्या रोल होता है. देखिए, उस समय में और आज के समय में आज का परिप्रेक्ष्य बहुत डिफरेंट हो गया है. मतलब अगर कोई छोटा से छोटा अपना घर भी बनाता है तो ही नोज क्लियरली अ डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्ट एंड अ सिविल इंजीनियर एंड एन इंजीनियर. तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ी है पिछले 20-25 साल में, टाइम्स हैव चेंज. लोगों को, आम आदमी को भी पता लगने लग गया कि कौन आर्किटेक्ट होता है, कौन इंटीरियर डिज़ाइनर होता है, अगर कोई आर्किटेक्ट होता है तो किस में स्पेशलाइज करता है. तो इस तरह का एक मैच्योरिटी एक रियल एस्टेट मार्केट में आ गई है, जिसको मैं समझता हूँ इट इज़ गुड फॉर द इंडस्ट्री. सर मेरा ये कहना है सर, है ना, अब मैं कुछ वहाँ से जानना चाह रहा हूँ सर, फ्रॉम योर लाइफ एज अ यंग बॉय सर. क्योंकि बहुत जयपुर में जो लोग हैं सर, सब जने जानते हैं MREC क्या है, और इट इज़ अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन ऑफ जयपुर सर. मतलब मैं ये कहूँगा कि इंडिया लेवल पे भी MREC का बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है. तो किस तरीके से सर आपने अपनी लाइफ वहाँ बिताई है, वो चार दीवारी में सर? इतना बड़ा कैंपस है सर, हम तो अंदर जाने के लिए भी कभी कभार कुछ इवेंट्स करते हैं जब जाने को मिलता है, बट आपने वहाँ पर अपनी लाइफ बिताई है, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर. देखिए, जब मेरा एडमिशन MREC में हुआ, आई थिंक इट वाज लाइक अ स्टेटस सिंबल फॉर मी ऑल्सो कि मैं एक वन ऑफ द बेस्ट REC में पढ़ने जाऊंगा. एंड आई टेल यू दिस, सर्टन एजुकेशन विच इज़ बियॉन्ड द बुक्स, बियॉन्ड द टीचिंग बाय फैकल्टी, जो एक इंटेंजिबली जो आपको चीज़ें सीखने को मिलती है कॉलेज में, दैट टू एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में, दैट वाज डेफिनेटली अ लर्निंग फेज फॉर मी एंड इट वाज काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन माय प्रोफेशनल लाइफ. शुरू के 1 साल में जब एंटर होते हैं तो यू फील कि दैट यू आर एन आर्किटेक्ट फ्रॉम MREC, तो आप अपने आप को चीफ आर्किटेक्ट से कम नहीं समझते हैं. सेकेंड ईयर में जब जाते हैं तब थोड़े से प्रोफेशन के मापदंड पता लगने लग जाते हैं, तो आपको लगता नहीं चीफ आर्किटेक्ट तो नहीं, मैं डिप्टी चीफ आर्किटेक्ट हूँ. थर्ड ईयर में आपको लगता नहीं मैं तो खाली आर्किटेक्ट रह गया. फोर्थ ईयर में रह गया नहीं यार, मैं तो जूनियर आर्किटेक्ट रह गया. फिफ्थ ईयर में पता लगता है मैं तो बेरोजगार हूँ. सो आई थिंक ये जो लर्निंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो फर्स्ट 5 साल तो बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग थी कि टीचर से सीखा, अपने कलीग से सीखा, अपने सीनियर से सीखा, घूम के सीखा, टूर से सीखा. फिर जैसे ही 5 साल के बाद प्रोफेशन में आए तो पता लगा बहुत चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेगी. मैं अपने आप को बेस्ट डिज़ाइनर समझता था क्योंकि उस तक मुझे मार्क्स अच्छे मिलते होंगे, लेकिन मैं जैसे ही अपनी पहली डिज़ाइनिंग क्लाइंट के पास लेके जाता था वो कहता था नो आई डोंट लाइक इट. तो दैट वाज अनलर्निंग फेज. कहना था कि जो कुछ सीखा है उसको अनलर्न करना पड़ेगा. अगर उसको डिज़ाइन पसंद आ गई तो बात कहता था वो कि आपकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो आपको ब्रेक दे रहा हूँ. तो वो एक दूसरा चैलेंज हुआ था. फिर उसके बाद क्योंकि एक नए आर्किटेक्ट थे, हम साइट पे जाते थे तो बहुत पुराने राजमिस्त्री जो कि बहुत एक्सपीरियंस 25 साल 30 साल 50 साल पुराने होते थे, तो वो समझता है ये नया लड़का आके हमको क्या सिखाएगा, अनदर चैलेंज. तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो अनलर्न करनी पड़ी. जो लर्निंग एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे ली थी उसको अनलर्न करना पड़ा. एंड आई थिंक ये हर प्रोफेशन के फेज होते हैं, लर्निंग, अनलर्निंग. फिर उसके बाद जब 10-15 साल बाद में कुछ अपने प्रोजेक्ट्स स्काईलाइन पे आए तो ऐसा लगा कि यार मैं बना तो रहा हूँ प्रोजेक्ट्स, आई एम गेटिंग प्रोजेक्ट्स, बट कुछ चीज़ें रीलर्न करने की ज़रूरत है. मुझे सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल रीलर्न करने की ज़रूरत है. मुझे जिस तरह से अर्बन फैब्रिक पे डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे दुबई और सिंगापुर जैसे सिटीज़ को लेते हैं उनको ध्यान में रखते, तो मुझे रीलर्न करने की ज़रूरत पड़ी. किस तरह से मुझे रीलर्न करना पड़ा कि जो वर्नाकुलर विजडम था, जो हमारे पुराने वास्तुकार जो कि क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स नहीं हुआ करते थे, उन्होंने अगर जयपुर जैसी सिटी का निर्माण किया उसके पीछे क्या लॉजिक था, तो वो रीलर्निंग के प्रोसेस हुए. तो ज़िंदगी में हमेशा 3 फेज़ होते हैं, लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग. ग्रेट सर, क्या बढ़िया प्रिंसिपल दिया सर. लर्न अनलर्न तो मैंने सुना था सर कि लर्न करो अनलर्न करो. और आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा भाव कि आज भी मैं रीलर्न फेज के थ्रू गुजर रहा हूँ, तो मैं अभी भी लर्नर हूँ. ग्रेट सर, बहुत बढ़िया आपने बात बताई सर. बट सर ना, मैं एक और चीज़ बोल रहा था, जैसे आपने अभी जिक्र किया डिज़ाइन के बारे में सर. डिज़ाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है आर्किटेक्चर टोटली. अगर एक आम आदमी एक घर खरीदता है तो वो डिज़ाइन के पीछे जाए या किस चीज़ के क्या पैरामीटर होते हैं. एक नॉर्मली किसी आदमी को अपने दिल का घर बनाना है, जो मैंने सर एक और चीज़ बताऊं विच इज़ आई हैव सीन आउट ऑफ इट, कि है ना, एक आदमी खुद घर बनाता है ना
तो आर्किटेक्ट के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट इतना स्ट्रांग हो जाता है पर्सनली जब कोई घर बनाता है, और इट टेक्स टाइम। नॉर्मली हम जब कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम इतना टाइम नहीं लेते, बट हम खुद का घर बनाने में एक टाइम लेते हैं। तो हाउ डज अ डिज़ाइन वर्सेस क्या देखें, एक आम आदमी क्या देखे? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली आर्किटेक्ट भी एक आर्टिस्ट होता है, लेकिन आर्किटेक्ट वो आर्टिस्ट होता है अनलाइक पोएट, अनलाइक पेंटर, अनलाइक फोटोग्राफर, जो फ्री फ्लोइंग काम नहीं कर सकता, कंस्ट्रेंट में काम करता है। हम अगर क्रिएटिविटी की फील्ड में हैं तो हमारे पास एक डिज़ाइन की सेट रिक्वायरमेंट आती है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। ऐसा नहीं अगर कोई बंदा कोई अपना एक साइट प्लान लेके आया, मुझे इस पर घर बनाना है, तो मैंने उस पर अपनी क्रिएटिविटी, अपना जो परसेप्शन वो थोप दिया, क्योंकि मैं यूज़र नहीं हूँ। पेंटर के केस में यूज़र भी वो होता है, क्रिएटर भी वो होता है। पोइट के केस में यूज़र भी वो होता है, क्रिएटर भी वो होता है। तो आर्किटेक्ट के केस में ऐसा नहीं होता। आई थिंक आर्किटेक्ट्स हैज़ टू लिसन टू द यूज़र वेरी मच। तो आपने बहुत सही सवाल किया कि किस तरह से कोई आदमी अगर घर बनाता है तो आर्किटेक्ट इतना इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जब तक अगर हम कोई किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो हम सबसे पहले सामने वाले की साइकोलॉजी, जो उसको यूज़ करेगा, अगर मैं उस पर काम नहीं कर पाया तो मेरा उसका डिज़ाइन करना व्यर्थ है। तो अल्टीमेटली आई नीड टू अंडरस्टैंड हिज साइको, हिज फंक्शनैलिटी, हिज लाइफस्टाइल। जब तक मैं इन सब चीज़ों को नहीं समझूंगा, और वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो एकदम नहीं है ऑल ऑफ अ सडन मैं आपसे पहली बार मिला एक गॉट एवरीथिंग। मैं धीरे धीरे समझूंगा आपका टेस्ट कैसा है। इफ़ सपोज यू आर वेरी क्लियर कि मेरे को मेरा घर है ना एकदम ओरिएंटल और न्यू क्लासिकल स्टाइल में चाहिए, आई कैन नॉट इम्पोज यू, नहीं यू मेक अ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी हाउस। तो आपकी अगर थिंकिंग है कि नहीं मुझे तो बहुत ट्रेडिशनल हाउस चाहिए जिसमें छतरी हो, जाली हो, झरोके हो, तो आई हैव टू गिव माई क्रिएटिविटी एज पर दैट डिज़ाइन लैंग्वेज। तो आर्किटेक्ट एक बहुत कंस्ट्रेंट के साथ काम करता है, और आई थिंक एक आर्किटेक्ट को यूज़र का पर्सपेक्टिव समझने की बहुत ज़रूरत है। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने। आपको पेंटिंग जो है, एक पेंटर तो क्या है, पेंटिंग खुद के मन से बना सकता है, बट आपको वही पेंटिंग सामने वाले के मन से बनानी पड़ती है। तो वो क्या है, उसमें एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। सर आजकल एक नया ट्रेंड भी देख रहा हूँ सर, रेडी टू बिल्ड इन हाउसेस। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं सर, कि भाई दीवार आई, दीवार लग गई, है ना, खिड़की आई, खिड़की लग गई। क्या ये पॉसिबल है सर? मतलब इज इट पॉसिबल कि हम जयपुर जैसी सिटी में, राजस्थान में, या मे बी एनीवेयर इन इंडिया, सर आप तो खैर इंटरनेशनली भी ट्रैवल करते हो, बट हाँ इज इट एक्चुअली पॉसिबल? देखिए, इंडिया में 5 डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं, राइट? अनलाइक यूएस या यूरोप या फॉर दैट मैटर एनी अदर कंट्री। जो आर्किटेक्चर केरला में होगा वो आर्किटेक्चर राजस्थान में नहीं हो सकता। जो आर्किटेक्चर कश्मीर में होगा वो आर्किटेक्चर बॉम्बे में नहीं हो सकता। हमारे 5 डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं। रेडी टू बिल्ड हाउसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ है जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे इफ़ यू गो टू एनी पार्ट ऑफ द यूएस, वहाँ पे सेट पैटर्न्स है बने हुए घर के, क्योंकि वहाँ हीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ एक टिपिकल है, एंट्रेंस में फोयर मिलेगा, स्टेयर के, एक टिपिकल घर है जो कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को रेस्पेक्ट करता है। चूँकि हमारे यहाँ पे 5 क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन राजस्थान में भी चेंज हो जाते हैं, डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कि जो यूज़र पर्सपेक्टिव है, हिंदुस्तान का कल्चर इज़ डिफरेंट, सोशो इंटरप्रिटेशन इज़ डिफरेंट। तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है ना हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होगा अनटिल अनलेस जब कोई आदमी अपने बिल्ड फॉर्म के साथ एक सेट पैटर्न में कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे को टाइम नहीं है। मेरे को जैसे ये चीज़ें ट्री हाउसेस के नाम पे आजकल बहुत प्रोमिनेंट हो गई। मैंने अपना फार्म हाउस बनाया, अपना रेडी टू बिल्ड हाउस ला के रख दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा स्मॉल पीस, अगर पर मेरी जो डे टू डे लिविंग जिस घर में होगी, आई थिंक इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज वो कल्चरली मैच नहीं करता। क्योंकि अगर सपोज करो किसी आदमी को, एक ही हिंदू परिवार के आदमी को, किसी को पूजा रूम चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को वास्तु चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। सो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो आई थिंक बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे हिंदुस्तान में अनलाइक यूएस या और यूरोपियन कंट्रीज़ कि ये वैसे सक्सेसफुल नहीं होगा। इट कैन बी अ फैंसी कि देखो मैंने अपना 10 दिन में घर बनवा लिया एंड इट हो गया, बट अल्टीमेटली उसमें इंडियन जो होता है, इंडियन साइको होती है, ही वांट टू बी डिफरेंट। घर भी बनाएगा
और स्पेशली जयपुर के पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ, आई वांट टू बी डिफरेंट। वो चाहता है मेरा घर डिफरेंट हो। अगर रेडी टू यूज़ हाउसेज को मैं सब डिज़ाइंस को एक जगह, वो जो कंपनी बनाएगी वो अलग अलग डिज़ाइन तो कस्टमाइज़ करेगी नहीं, उसके सेट एलिवेशंस होंगे, सेट विंडोज़ होंगे, तो वो बेसिकली नो वन वुड लाइक टू फील इन अ कल्चर ऑफ राजस्थान कि मेरे को सब जैसे एक जैसे घर दिखे, अनलेस इट इज़ अ रो हाउस प्रोजेक्ट किसी डेवलपर का बनाया हुआ है, तो उसके पास खरीदने वाले के पास टाइम नहीं था, इसलिए उसने खरीदा, टाइम को बचाने के लिए, उसकी एनर्जी नहीं थी उसके पास में। तो इट्स अ वेरी डिबेटेबल इशू, बट इन प्रिंसिपली स्पीकिंग नो, दिस इज मेरा ये तो मैं मतलब ये समझ में आया सर आपकी बात से मुझे कि हाँ, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर आउट हाउस या जयपुर के बाहर आप कुछ देख रहे हो एंड इट इज़ फॉर फन, कभी कभी आपके लिए लिविंग है, तो यू कैन ट्राई अपॉन ऑन दीज थिंग्स स्पेसिफिकली डिपेंडिंग अपॉन योर क्लाइमेटिक कंडीशन कि भाई आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, उसके हिसाब से आप उस घर को ऑप्ट कर सकते हो। अदरवाइज तो जिस तरह की चीज़ें एक आदमी अपने घर में चाहता है वो सारी स्पेसिफिकेशंस तो वहाँ पूरी हो नहीं पाएंगी। एब्सोल्युटली। सर एक और चीज़ है जो मेरे दिमाग में थी सर, आई हैव सीन यू मैनी टाइम्स ऑन सर फोटोग्राफ्स और 3D है ना, थर्ड पेजेस पे, या कई बार आपको इंस्टा पे मैं जो फॉलो करता हूँ, तो यू रिप्रेजेंट सर है ना आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो सर मैं ये जानना चाहता था सर कि जैसे आप है ना अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं, आर्केशिया के अंदर भी हैं, तो किस तरीके से सर है ना आप इंटरनेशनली और इंडियन कंटेक्स्ट को देखते हैं? हिंदुस्तान के पास है ना, और फॉर दैट मैटर नॉट ओनली हिंदुस्तान, दिस सब कॉन्टिनेंट जिसको हम अखंड भारत कहते थे, उसके पास पूरे वर्ल्ड को आर्किटेक्चरली दिखाने को बहुत कुछ है। मैं आर्किटेक्ट एसोसिएशन ऑफ एशिया में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहा हूँ, काफ़ी ऑफिस बियर पोजीशंस पे भी रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, वेन एवर इट कम्स टू द सिटी ऑफ जयपुर और फॉर दैट मैटर एनी कल्चरली आर्किटेक्चरली रिच सिटी ऑफ इंडिया, पीपल गेट फैसिनेटेड बाय इट। उनको लगता है क्योंकि जो वर्नाकुलर विजडम है हमारा, जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स ने जिस तरह से एक बिल्ड फॉर्म को रिस्पेक्ट दिया था उस समय की क्लाइमेटिक कंडीशन भी, उस समय की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, वो आज भी फुल प्रूफ है। जब हम कहते हैं हेरिटेज सिटी सर, पानी का और रोड नॉट ब्लॉकिंग का जो जयपुर का निर्माण 1726 में हुआ था, आज भी वो रेजिलियंट सिटी है, आज भी उसको पूरा वर्ल्ड के आर्किटेक्ट्स पढ़ते हैं क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग की थी, एक हॉलिस्टिकली प्लान की गई थी। तो आई थिंक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तान का दबदबा हमेशा से रहा है और पिछले 25 साल में ये पुरजोर तरीके से बहुत स्ट्रांग हो गया है। क्योंकि जब इंडियन आर्किटेक्ट्स, जैसे हमने एक थाईलैंड में प्रोजेक्ट किया, हम एक फ्लोरिडा में कर रहे हैं, तो लगता है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर फैंसी टुवर्ड्स द फॉरेन आर्किटेक्ट्स, बट अब ऐसा टाइम आ गया कि पीपल इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फैंसी फ्रॉम इंडियन आर्किटेक्चर। सर दिस इज वेरी गुड थिंग सर, ये मेरे को देखने और ये चीज़ ये होती है कि आप अपनी विजिबिलिटी कैसे क्रिएट करते हो। अभी 20-25 दिन पहले मैं कोलालमपुर में था, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है UIA, UN की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स बाय UN, यूनाइटेड नेशंस। उसमें हमने इंडिया में हमने बिड किया UIA 2027 इन इंडिया। हमारे अगेंस्ट ग्रीस, दुबई और चाइना था, और हम इंडिया ने प्रेजेंटेशन दिया था। वी वॉन द बिड एंड फाइनली इट इज कमिंग टू इंडिया। सो 32 कंट्रियों की संस्था है ये। और सर इट हैपनिंग सर कहाँ हो रहा है? विल डू इट इन मुंबई, क्योंकि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होती है। 8-9 हज़ार फॉरेन आर्किटेक्ट्स आएंगे, तो फ्लाइट कनेक्टिविटी और ये सब की, तो वी आर डूइंग इन जियो कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई। ग्रेट सर, तो इट वुड बी अ बिग इवेंट आई सपोज सर। मतलब इन फैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। जब हमने बिड किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमको कॉन्ग्रेचुलेशंस के मतलब पत्र मिले। सर वैसे ही सर इनफॉर्मली एक बात पूछूं, हैव यू एवर बीन अ चांस टू मीट मोदी जी? सर आई हैव सीन हिम विद अ डिस्टेंस ऑफ 3 फीट इन लोकसभा, बट कुडंट इंटरेक्ट विद हिम। ग्रेट सर, होपफुली सर 27 में चांस मिले सर आपको वहाँ पर, तो इट वॉज ग्रेट सर। मतलब मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा था सर, थोड़ा सा सर ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक बिल्डर की क्या क्या चीज़ें देखे एक आम आदमी जब वो किसी बिल्डिंग के अंदर फ्लैट ले रहा है। क्योंकि आज की तारीख में लैंड खरीदना तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि घर ज़मीन से खरीदना और उसको बनवाना ये बहुत टिपिकल काम हो गए हैं। तो ज़्यादातर जो जनता है वो फ्लैट की तरफ ही है, लोग फ्लैट की तरफ ही देख रहे हैं।
तो एक सोसाइटी में आदमी क्या देखे सर, जिससे उसको पता लगे कि हाँ यार ये मेरे घर बनने लायक चीज़ है? देखिए, जब भी कोई पॉलिसी बनती है या कोई एक डेवलपमेंट होता है तो डेवलपिंग नेशन इंडिया जैसे में ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। आज से 15-20 साल पहले सिनेरियो डिफरेंट था, आज सीन बिल्कुल डिफरेंट है। रेरा के इन्फोर्समेंट के बाद में चीज़ें बिल्कुल बदल गई है और रेरा को इन्फोर्स करने का मेन लॉजिक ये था कि देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी टू द कस्टमर एंड इट इज़ अ गाइडलाइन और अ पॉलिसी विच इज़ विन विन। वरना पहले बिल्डर को समझते थे बिल्डर इज चार्जिंग ऑन सर्टेन परसेंटेज ऑन द बिल्टअप एरिया, तो बिल्डर इज अननेसली चार्जिंग दैट। बट रेरा ने उसको क्लियर कर दिया चूंकि वो कॉमन एरिया बहुत सारे बना रहा है तो इसलिए लोडिंग जरूरी है। तो ये पर्सपेक्टिव हुआ। दूसरा, बिल्डर हैज़ टू रिवील एवरीथिंग, देयर शुड नॉट बी एनी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। बिल्डर कुछ भी नहीं छुपा सकता, कारपेट एरिया इतना है, ये स्पेसिफिकेशंस है, ये मेरा फसाड है, ये मेरी सर्विसेज है, ये मेरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन है, और उसको अपलोड करना पड़ता है। तो कस्टमर को एक रेडी रेफरेंस ऑनलाइन डॉकेट मिलता है जब भी वो फ्लैट परचेज करता है। ये तो बात हो गई बहुत ऊपरी लेवल पे। अब एक आम कस्टमर को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, जो कि आपका मुख्य सवाल था। सबसे पहले वो डेफिनेटली उसकी रेरा कंप्लाइंस देखेगा, क्योंकि हर ब्रोशर पे रेरा नंबर आना जरूरी होता है, तो he'll see the रेरा कंप्लाइंस की दिस प्रोजेक्ट इज रेरा कंप्लाइंट। सेकंड, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, उसके क्रेडेंशियल्स, उसने इतने सालों में क्या डिलीवर किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कस्टमर देखते हैं कि पिछले उस बिल्डर्स ने कितने, और उसके जो भी डिलीवरेंस हो चुकी है वो कितनी सक्सेसफुल रही है, ऊपरी तो आते ही है। सेकंड, आजकल डेवलपर्स भी, इनफैक्ट आई वुड से देयर हैज़ बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी आर्किटेक्ट के डिज़ाइन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। मेरे खुद के प्रोफेशन में आज से 15 साल पहले मुझसे बिल्डर पूछा करता था कि सर इसमें स्टील कितना आएगा, सर इसको थोड़ा कम कर दो। लेकिन अब कोई बिल्डर ये नहीं पूछता कि इसमें स्टील कितना आएगा, जितना आएगा, जो कैलकुलेशंस हैं, एक इंजीनियरिंग है इन्वॉल्व है उसमें, उतना स्टील आएगा। और रही बात कस्टमर्स पर्सपेक्टिव से, तो जो आपका रेरा डॉक्यूमेंट है, जो आपका ब्रोशर है, जो आपके वॉकथ्रूज हैं, जो आपके मॉडल हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई आजकल प्रोजेक्ट को पहले से समझने के लिए। तो कस्टमर बहुत जुडिशियसली अपना दिमाग लगा के उसको चूज़ करे, बिल्डर क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उसको स्टडी करे, और उसके जैसे मैंने बताया क्रेडिबिलिटी देखे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोकेशन। डेफिनेटली वो अपनी सहूलियत के हिसाब से लोकेशन देखना है, और डिज़ाइंस, फ्लैट के डिज़ाइन, जो कि पहले यूनिट प्लान पे बहुत कम डिस्कशंस होते थे बिल्डर्स के साथ में। अब कोई भी बिल्डर हो हमारा, सबसे ज़्यादा डिस्कशन ही यूनिट प्लान पे होते हैं। अच्छा, क्योंकि आप तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, आप खुद भी फील करते होंगे कि फसाड, एलिवेशन, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले वो आप यूनिट प्लान लेके जाते हो किसी भी कस्टमर के पास, हो सर ये मेरा यूनिट प्लान है। परफेक्ट है, आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर मुझे ऐसा लगता है कि सर ना, कि पहले है ना, हम जब जैसे एज बीन अ सेल्स कंसल्टेंसी, पहले जो चीज़ हुआ करती थी, पहले क्या होता था, प्रोडक्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता था, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। बट आज की तारीख में अगर कोई नया प्रोडक्ट आप कंसीव कर रहे हो, तो उसके लिए टेक्स 10, 15, 20 मीटिंग्स विद आर्किटेक्ट एंड एवरीथिंग, कि प्रोडक्ट को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है ना, कस्टमर फ्रेंडली बनाया जा सकता है, किस तरीके से कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दी जा सकती है, कि उस प्रोडक्ट के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत महत्व देने लग गए। क्योंकि आज से 10-15 साल पहले आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, कि पहले क्या होता था कि भाई लोकेशन आ गई, चीज़ आ गई, बोले मैप्स और वो सारी चीज़ तो चलो बाद में देख लेंगे। बहुत धमाकेदार वॉक एक आ गया, हाँ, तो उससे क्लाइंट फैंसी हो जाता है, टाइम हैज गॉन नाउ। तो वो एक डिफरेंस आया है सर। दिस इज आई सपोज कि जो रेरा हम लोग जो कह रहे हैं या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा दिमाग के अंदर एक नया चेंज आया है सर लोगों के लिए। और ये विन विन सिचुएशन है, बिल्डर्स के लिए भी रेरा अच्छा है, और कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है सर। मतलब उसमें क्या है, गाइडलाइंस दोनों के लिए बराबर है। पहले कस्टमर ये सोचता था कि नहीं, अगर कोई कस्टमर ने टाइमली पेमेंट नहीं किया किसी डेवलपर को, तो रेरा कहता है आप उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे चार्ज कर सकते। पहले वो क्या था, वो ऐसा लगता था, एक्सटॉर्शन लगता था कि अगर बिल्डर पैसे के साथ पैसे मांगेगा, ऐसे क्यों मांग रहा है इंटरेस्ट, वो एक्सटॉर्शन लगता था। लेकिन अब इट्स अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी। एग्जैक्टली सर, कि
कि अगर बिल्डर लेट होगा तो बिल्डर भी उसी रेट से पैसे देगा, और अगर कस्टमर नहीं देगा तो कस्टमर को भी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से देता है। तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। तो मुझे लगता है कि देरा आने से ये थोड़ा सा एक माइंडसेट चेंज हुआ है और चीज़ें बेहतर हुई हैं बहुत ज़्यादा। मैंने तो देखा है सर, मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी रेगुलराइज होते हुए देखा 2008 में सर। एंड नाउ आई एम सीइंग, मतलब आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि सर ये दूसरी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ना मैंने ये दोबारा से एक प्रोसेस देख रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें और बेहतर तरीके से हो जाती हैं। सर बिल्डर और बिल्डर बायलॉज सर, आपको क्या लगता है सर इन चीज़ों के बारे में? बिल्डर के लिए बायलॉज कितने इंपॉर्टेंट है और क्या सब लोग उसको फॉलो करते हैं सर? Builder is making any architecture with a commercial angle, मतलब without any offense to anyone, but this is a fact. उसका एंगल उससे कमाई करने का होता है, उसको मैक्सिमम FSI चाहिए होती है, मैक्सिमम BR चाहिए होता है, बट एट द सेम टाइम उसकी सेलिबिलिटी टाइमली हो और उसकी सेलिबिलिटी अच्छी हो, वो भी उसका दे होता है। तो बिल्डिंग बायलॉज is very important part of a city development, and I have been telling this on many platforms कि आप सरप्राइज करोगे, राजस्थान के FSI सबसे ज़्यादा है पूरे हिंदुस्तान में। इट इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी। वैसे हमारे यहाँ पे कोई अगर आपकी कोई रोड विड्थ अलाउ करती है हाइट अचीव करने के लिए या आपको कुछ करते हैं, तो आपके पास अगर आप में ताकत है 6 FSI यूज़ करने की, 7 FSI यूज़ करने की, आप वो भी कर सकते तो 6-7 तो बहुत ज़्यादा है। हो। यहाँ का जो सिस्टम है, आप एक स्टैंडर्ड FSI फ्री है, उसके ऊपर पैसे दो और FAR खरीदो, तो वैसे तो अनलिमिटेड। बट बिल्डर भी समझता है अनलिमिटेड FAR कोई 4-5 से ऊपर यूज़ नहीं कर पाता। अब रही बात बिल्डर्स की कंप्लाइंस की, बायलॉज की, दे आर लाइबल टू डू दैट। देयर वाज अ टाइम इन द सिटी, इन द कंट्री, इन द स्टेट कि ठीक है वायलेशन चलता था। अब इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हो गई आफ्टर द इम्पोज ऑफ OC NCC, उसके बिना आप बिल्डिंग तो बिल्डर भी वायलेशन, जीरो वायलेशन पे बिल्डिंगें बनने लग गई हैं, और ये पिछले 5-8 साल में आया है। पहले डेफिनेटली आटे में नमक मिलता था, होता था, वायलेशन भी होते थे, और अब हमारे बिल्डिंग बायलॉज में वायलेशन का कोई कंपाउंडिंग नहीं है। अच्छा, आपने जो पास कराया आपको वही बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ पे कोई कंपाउंडिंग के कोई नियम नहीं है, तो इसलिए बिल्डर भी बहुत मतलब कंसर्न हो गया है इसको लेके, एंड बिल्डर्स डेफिनेटली बायलॉज को फॉलो करते ही हैं, क्योंकि उनके पास मतलब दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू एनी वायलेशन, क्योंकि OC चाहिए होता है, रेरा क्लोजर चाहिए होता है। तो वो सब चीज़ें, ये सब पॉलिसीज़ आने के बाद में ये बहुत स्ट्रांग हो गई है। सर जैसे है ना, आपने अभी बताया सर MNIT के बारे में, मैं कुछ जानना चाहता हूँ सर। फ्रेंड्स क्या एक्चुअली वही होता है सर, जैसे हमने मूवीज़ में देखा है कि दोस्त किस तरीके से होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं सर कॉलेज हॉस्टल में, अगर आप रुके हैं हॉस्टल के अंदर, या आपने इंटरनली देखा हो MNIT में, सर क्या होता है सर सब चीज़? देखिए, हमारा जो ये मालवा रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। मतलब इसमें खाली बच्चे राजस्थान से नहीं आते थे, बल्कि पूरे ऑल इंडिया से, प्लस कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स भी होते थे। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस लर्निंग एक्सपीरियंस। जब आप किसी और स्टेट के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, जब कुछ स्टूडेंट्स आते थे, मुझे ध्यान था उनको हिंदी नहीं आती थी, तो उनको, और हम हिंदी भाषी प्रदेश के थे, तो हम उनके, चूँकि हम लोकलाइट्स थे तो हम डोमिनेट करते थे थोड़े से, और वो हमारी शेडो में रहते थे। एंड इट वॉज ऑल टुगेदर लर्निंग एक्सपीरियंस। धीरे धीरे जब आत्मीयता और बढ़ती है, बॉन्डिंग और बढ़ती है, कुछ ग्रुप्स बनने लग जाते हैं 5-7-8 लोगों के। एंड और आर्किटेक्चर में क्या होता था हमारे, आई टेल यू वेरी नाइस एग्जांपल। ये इंजीनियरिंग कॉलेज था और हमारी आर्किटेक्चर की पढ़ाई रात को 10 बजे चालू होती थी, और म्यूज़िक फुल ऑन करके हम स्टूडियो में काम करते थे। तो नए प्रिंसिपल आए, वो रात को राउंड पे आए, उन्होंने देखा, बोले ये कैसी पढ़ाई हो रही है, बच्चे गाने सुन रहे हैं, जोर जोर से गाने चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। बोले ऐसे पढ़ाई तो नहीं हो सकती। हमने कहा सर आर्किटेक्चर में ऐसे ही होती है सर, कि रात को 10 बजे हमारी शीट बननी चालू होती है, फिर रात को 3 बजे हम SMS पे चाय पीने थड़ी पे जाते थे, फिर वापस आके काम करने लग जाते थे। सुबह कई बार हम जब स्टूडियोज़ में काम करते थे, जब पूरा कॉलेज हॉस्टल की तरफ से कॉलेज की तरफ आता था, तब हम स्टूडियो से हॉस्टल की तरफ जाते थे। तो ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन, आर्किटेक्चर, जो कि कभी भी किताबों से नहीं पढ़ाई जाती,
अगर हमारे 2000 नंबर होते थे उसमें से मात्र 100 नंबर होते थे जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते थे, बाकी 1900 नंबर जो होते थे दैट वाज प्रैक्टिकल प्रैक्टिस तो इट वाज होते थे। तो इट वाज अ डिफरेंट लर्निंग। अब हमारे हर साल में एक एजुकेशनल टूर हुआ करता था। उस टूर में हम पूरे सारे एक साथ 30 बच्चे जाते थे और डेफिनेटली एक फैकल्टी लेके जाता था, और वो टूर उस समय हमने गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड हुआ करता था। तो हम पूरा इंडिया 5 साल में हम 5 डिफरेंट लोकेशन पे जाते थे। और आर्किटेक्चर में जैसे कहते हैं कि किसी किताबों से नहीं सीख सकता, जब तक कोई चीज़ देखूँ। अगर हम गोवा गए तो हमने गोवा का वो चर्च देखा, हम जब अमृतसर गए तो हमने अमृतसर का आर्किटेक्चर देखा, जब हम लखनऊ गए तो हमने वो टिपिकल एक जो सिटी एरिया है अमीनाबाद और ये सब, ये हजरतगंज, ये सब देखा हमने। ऑल टुगेदर इट वाज अ डिफरेंट लर्निंग। और टूर से प्लस क्या है, कॉलेज टाइम में भी हल्की सी मतलब बदमाशी ये सब चलती रहती थी। कभी 2 ग्रुप्स में कभी झगड़ा हो जाता था तो उसको कैसे रिजॉल्व करना, कैसे बीच में आके आपस में एक कमरादरी को सेट करना, तो छोटे छोटे एक्सपीरियंस थे। और आई थिंक मेरा एक लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत वो था, मैं MREC में 3rd ईयर में आई वाज द नॉमिनेटेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे कुछ स्ट्रिक्ट आ गए तो पूरे स्टूडेंट्स में एजिटेशन हुआ, नहीं ये प्रिंसिपल इज़ टू हार्श, जीन्स वॉज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट वर्क इन द नाइट, आप कैंटीन में बे टाइम घूम नहीं सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक डिक्टेटरिज्म आया। तो मुझे कुछ लड़कों ने प्रोवोक किया, मैंने यू कम एज ए लीडरशिप, और मैं अपने सर पे कफन मान के मैं लीडरशिप में आ गया। एंड वो पहली बार MREC हिस्ट्री में साइन डाई डिक्लेयर हुआ था। साइन डाई का मतलब होता है यू हैव टू वेकेट द हॉस्टल विद इन 2 आवर्स। वो होता पूरे 1800 बच्चों को 2 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करना है। सर ऐसा बस ये इमरजेंसी का कुछ और बताओ सर इस बारे में, मतलब क्योंकि ये था कि प्रिंसिपल को लगा कि ये मेरी पॉलिसीज और मेरी डिक्टेटरशिप के साथ में प्रहार हो रहा है। एंड ही वाज, आई विल नॉट नेम हिज नेम, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और डिक्टेटर और प्रिंसिपल माने जाते थे। तो उनको लगा ये मेरे साथ, हाउ कैन माई पॉलिसीज बी सैबोटाइज बाय, कैसे ही कर सकते हैं मेरे साथ है सर। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि इलेक्शंस करवाए। हमारे कॉलेज में इलेक्शंस नहीं होते थे। फिर हमने आफ्टर 10 ईयर्स हमारे इलेक्शंस करवाए। हमने उस पूरी मशीनरी में हमने पॉलिटिकल मशीनरी यूज़ की। हमने CM को बोला कि नहीं, ये कि एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें स्टूडेंट काउंसिल बननी चाहिए। फिर वो स्टूडेंट काउंसिल बनी। स्टूडेंट काउंसिल बन के हम लोग थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में जीते। दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। कुछ ऐसा होता था कि जब हम एजुटेशन कर रहे हैं तो कई बार तो बच्चे आगे एक साथ हमारे साथ 500-700 बच्चे चल रहे हैं, लेकिन जैसे टीचर्स दिख गए तो 500 की जगह फिर 400 रह गए, 300 रह गए। जो फाइनली जब हम धरना स्थल पर जाते तो पता लगा हमारे साथ सिर्फ 100 लोग भी नहीं है, तो सब भाग जाते थे। सर वो नॉर्मली ऐसे होता है पीछे से आगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारे उस समय टोटल, मेरे को आज भी वो फिगर ध्यान है, 1272 वोट पड़े थे और उसमें से 1108 वोट मुझे मिले थे। ग्रेट सर। वो दैट वाज तो 138 हो गए सर, इसका मतलब तो वैसा था, बट इट वाज अ डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। और हमारे मुद्दे क्या थे? हमारे मुद्दे कोई अनलाइक यूनिवर्सिटी के जो चुनाव होते हैं, वो हमारे मुद्दे थे कि हमें ईमेल एक्सेस दी जाए, हमें इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में भेजा जाए, हमें हमारा जो डिज़ाइन सेंटर है वो स्टेट ऑफ आर्ट बने। हमारे ये बहुत एकेडमिक मुद्दे थे, तो इसीलिए सर सबने सपोर्ट किया। तो दैट वाज लाइक अ गेम चेंजर इन माय लाइफ। जब आपको पता लग गया जो आपके टीचर्स होते हैं उनसे अपना पॉइंट कैसे उनके आगे प्रस्तुत करना है। मैंने देखा भी है सर आपको, मतलब यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिलॉसफी इन लाइफ है सर। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जैसे जयपुर राजस्थान में 2 हेरिटेज सिटियाँ हैं, सपोज मे बी यू कैन गिव मोर लाइट ऑन इट, जोधपुर और जयपुर। उसके बावजूद सर है ना, मतलब राजस्थान में 5 रीजन्स हैं, मारवाड़, मेवाड़, धुंधार में हम हैं, हाड़ौती और ब्रज। ठीक है, हर एरिया की स्टाइल, लैंग्वेज, फूड डिफरेंट होता है। मेवाड़ में मक्का खाते हैं हम, अगर मारवाड़ में चले जाओगे बाजरा खाते हैं, बाजरा। हम यहाँ पे टिपिकल बेसन की सब्जियाँ खाते हैं धुंधार में, ब्रज में चाट खाते हैं। तो हर 5 रीजन्स की जब कल्चर डिफरेंट है तो उनकी आर्किटेक्चर शैली भी डिफरेंट होती है। और आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि राजस्थान में 2 सिटीज़ है हेरिटेज, राजस्थानी हेरिटेज।
कई लोग आते हैं, वो आके बात करते हैं कि हमें कहाँ आना है, यूएस से आते हैं, हमें बूंदी फोर्ट देखने जाना है, हम बूंदी फोर्ट रुकेंगे दिल्ली। कई लोग कहते हैं हमें देवगढ़ फोर्ट जाना है, कई लोग बोलते हैं हमें एकलिंगी जाना है, कई लोग बोलते हैं कि हमें झालावाड़ के कोई महल में जाना है। तो राजस्थान तो इन सब चीज़ों से भरा बड़ा घर है। तो एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ राजस्थान इज हेरिटेज। अगर किसी को वेनिस एंजॉयमेंट चाहिए राजस्थान में, यू गो टू उदयपुर, टू द सिटी ऑफ लेक्स। हर लेक के इर्द गिर्द ही पूरा डेवलपमेंट हुआ है। तो राजस्थान की जो आर्किटेक्चरल लेगेसी है बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल है, और इससे बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है सर कि आपने राजस्थान के बारे में 5 रीजन्स के बारे में बताया, विच आई वाज आल्सो नॉट अवेयर सर। ये बहुत कुछ से फ़ायदा होता है सर, पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने गेस्ट से सर। इम्पॉर्टेंटली ये है सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि अगर मैं खुद का एक फ्लैट ले रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं मुझे एज अ लेमैन देखनी चाहिए कि चीज़ें इम्प्रॉपर तो नहीं है या कुछ अलार्मिंग तो नहीं है इनके अंदर। आई थिंक बहुत एप्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये मासेस को हिट करता है। कोविड के बाद में सिचुएशंस बहुत चेंज हो गई है, और अगर मेरे से बिग एन आर्किटेक्ट पूछोगे या एक एंड यूज़र पूछोगे, तो 3 चीज़ें बहुत इवॉल्व होके आई है। सबसे पहले मिनिमलिज्म इन डिज़ाइन। डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक होनी चाहिए, उसमें कोई गॉडीनेस नहीं होनी चाहिए। सेकंड है बायोफिलिक डिज़ाइन होनी चाहिए। बायोफिलिक इज अ डिज़ाइन विच इज़ वेरी क्लोज टू नेचर। और थर्ड, उसमें टेक्नोलॉजिकल अडप्शन होना चाहिए। अब इसको मैं विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले जो डिज़ाइन अगर वो देखता है तो फंक्शनलिटी देखता है कि अगर मैं फ्लैट में घुस रहा हूँ, मैं क्या सबसे पहले डाइनिंग एरिया में तो नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि फ्लैट में ड्राइंग डाइनिंग साथ होता है। तो वो देखता है कि सबसे पहले मेरा इस तरह से नजर कोई मेरे गेस्ट आए तो ही शुड नॉट पीप इन साइड द एंटायर हाउस, कि डाइनिंग एरिया क्रॉस नहीं करे। तो सबसे पहले आके वो जैसे ही फ्लैट से एंटर करता है किसी फोयर के माध्यम से या डायरेक्ट एंट्री से, उसको एक ड्राइंग या लिविंग एरिया मिलना चाहिए। गेस्ट आए गए और आप भी वहाँ बैठ गए। डाइनिंग एरिया शुड बी डेफिनेटली, विजुअल लिंक्स होते हैं बट थोड़ा सा दूर होना चाहिए। तो डाइनिंग के साथ में किचन शुड बी इन क्लोज कनेक्शन। टॉयलेट्स की पोजीशन, आई विल नॉट स्पीक ऑन वास्तु, जो कि कंसिडरेशन होता है कि हाँ वास्तु इज ए थ्रेट टू अस आर्किटेक्ट, एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। लेकिन डिज़ाइन करते हुए आपको देखना चाहिए, अगर आप देख रहे हो डिज़ाइन में फंक्शनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, कि वो जो डिज़ाइन है वो यूनिट है, चाहे 3 BHK की यूनिट है, वो कितनी फंक्शनल है। क्या उसको उस डिज़ाइन में यूटिलिटी स्पेस मिल रहा है जहाँ वो अपने कपड़े सुखा सकता है या वो अपने कपड़े धो सकता है, उसको टॉयलेट्स ऑप्टिमम मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, किचन उसकी रिक्वायर्ड साइज़ के हिसाब से है या नहीं है। कई लोग इस बात पे बहुत एक डिबेटेबल टॉपिक है कि क्लाइंट को ओपन किचन चाहिए या क्लोज किचन चाहिए। डिपेंड आपकी कुकिंग स्टाइल कैसी है। कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती है, कोई भी ट्रेंड नहीं होता। अगर मेरे घर में बहुत छोकन से सब्जी बनती है, मेरे को क्लोज किचन चाहिए। मेरी बहुत कॉन्टिनेंटल कुकिंग स्टाइल है, मुझे ओपन किचन चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप आपके लाइफस्टाइल को देखते हुए आप डिज़ाइन को बहुत क्लोजली वॉच करें कि वो आपके फंक्शंस में, आपकी लाइफस्टाइल में कैसे फिट इन करती है। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा, लाइट एंड वेंटिलेशंस। मतलब विदाउट एनी ऑफेंस टू एनी प्रोफेशनल, एनी बिल्डर, कई फ्लैट्स बना देते हैं लेकिन पता लगता है वो जो विंडो है, वो विंडो में है ना, भले ही लाइट के नाम पे तो लाइट कहने को वो विंडो है बट वो लाइट नहीं आती वर्चुअली वहाँ पे, क्योंकि उसके 2-5 फीट दूरी पे ये कंक्रीट स्ट्रक्चर दूसरा खड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें कि मेरे हर रूम में, बेडरूम्स में, ड्राइंग डाइनिंग में, किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट। तीसरी है कि मेरी, इनफैक्ट हम जब भी कोई डिज़ाइन करते हैं, हमसे डेवलपर मांगे या नहीं मांगे, हम उस पूरे फ्लैट का सबसे पहले ओरिएंटेशन फिट करते हैं और एक सायोग्राफी स्टडी करते हैं सन पाथ मूवमेंट के। हर 3 महीने में सन की मूवमेंट चेंज होती है, जिसको हम उत्तरायण भी कहते हैं, दक्षिण की तरफ चल जाता है। तो हर 4 सीजन्स में, हर पॉइंट में मेरे फ्लैट में किसी ना किसी पे रोशनी अंदर घुस रही है या नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप देखें लाइट वेंटिलेशन कैसे है, उसको मेरे को व्यू का, क्योंकि वो उसको मैक्सिमम समय उसमें 7th 8th या 12th या 13th फ्लोर पे गुजारना है। उसका व्यू बहुत पैनोरामिक होना चाहिए। जब भी वो उठे या जब भी वो चाय पी रहा है या जब भी वो डिस्कस कर रहा है, तो उसके व्यूज बहुत पैनोरामिक होने चाहिए। उसको एक कम से कम क्लीन व्यू आना चाहिए। ये चीज़ें होती है। और तीसरी जो चीज़ मैंने टेक्नोलॉजिकल अडप्शन बताई थी, आजकल बड़े ट्रेंड्स हो गए हैं कि आफ्टर
कोविड ये हो गया है कि मैं घर में ऑटोमेशन करूँ, मैं स्विचेस ज़्यादा टच नहीं करूँ, ये ट्रेंड्स आया, विच इज़ गुड ऑल्सो, कि आज मैं बिना ह्यूमन इंटरफेस के एक मोबाइल ऐप से मैं अपने घर का एसी चालू कर सकता हूँ, अपनी लाइटिंग चालू कर सकता हूँ, एंड विच इज़ एट अ वेरी थ्रो अवे प्राइस। तो हाँ, मैंने यही सोचा, इट इज़ वेरी एट अ थ्रो अवे प्राइस। इट्स वेरी चीप, इट्स जस्ट कॉस्टिंग फ्यू थाउजेंड टू द डेवलपर्स, और मैक्सिमम डेवलपर्स दे भी रहे। तो एक बायर पर्सपेक्टिव से आप डेफिनेटली सबसे पहले तो बिल्डिंग की ड्यू डिलिजेंस कर लें, रेरा के माध्यम से जेडीए पे आपके सारे नक्शे जो भी होते हैं वो अपलोडेड होते हैं, वो चेक कर लें। उसके बाद आप जो ब्रोशर में डेवलपर दे रहा है वो प्रॉपरली जो उसने स्पेसिफाई किया वो दे रहा है नहीं दे रहा है, और डिज़ाइंस जो कि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल का ज़माना टोटली कस्टमर ड्रिवन मार्केट है, क्योंकि कस्टमर इज किंग। आप कस्टमर इज द किंग। तो इनफैक्ट कस्टमर हैज़ गॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू हिज प्लेटर, बहुत सारी चीज़ें प्लेटर पे हैं। उसको अगर ये बिल्डर कुछ नहीं दे रहा, दूसरा बिल्डर दे रहा है, इज वेरी स्मार्ट अनफ टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए डेवलपर्स भी आपस में एक दूसरे से बहुत हेल्दी कंपटीशन करते हैं, तो दैट वी ऑल्सो वांट टू गिव द बेस्ट टू द कस्टमर विच इज़ रिक्वायर्ड। तो ये 4-5 चीज़ें एक कस्टमर को ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई सर आपने। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा, जैसे आपने एक तो ये बताया कि लाइट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फर्क पड़ता है घर के अंदर, और दूसरा जो ऑटोमेशन है, और ऑटोमेशन तो बाहर से भी करा सकते हैं सर। अब नाउ यू आर गेटिंग गैजेट्स। सर एक इम्पॉर्टेंट मिथ है सर, एक तो कुछ ऐसा मिथ हो जो आप बताना चाहो एक ना आर्किटेक्ट के बारे में, बट एक आम इंसान के लिए सर एक चीज़ है कि आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर, उसको लगता है दोनों सेम है। इनके रोल के बारे में कुछ आप अगर लाइट डाल सको तो बहुत बेटर रहेगा। देखिए, सबसे पहले जो भी क्लाइंट आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करता है तो उसकी ड्यू डिलिजेंस करे। मतलब आई एम टॉकिंग अगेंस्ट माय प्रोफेशन, लेकिन वो देखे कि क्या ये आर्किटेक्ट घर बनाता है, आर्किटेक्चर करता है, क्या ये आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर भी इंटीरियर्स भी करता है। तो बेसिकली सब कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है। यू विल फाइंड मेनी आर्किटेक्ट्स जो इंटीरियर्स भी करते हैं और आर्किटेक्चर भी करते हैं। कुछ आर्किटेक्ट्स दे स्ट्रेस ओनली ऑन आर्किटेक्चर, दे डोंट डू इंटीरियर्स। कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं जो खाली इंटीरियर्स करते हैं। तो ये आप उनके पास्ट जो काम किए हुए हैं उनको देखें। मैं एक यूज़र पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, एक क्लाइंट पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, तो वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करें। क्योंकि इनफैक्ट आप अपने घर को जब बनाते हैं तो आर्किटेक्ट को भी हायर करें तो वो एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे क्रैक्स भी होते हैं जो सो कॉल्ड आर्किटेक्ट बन जाते हैं, अपने नाम के आगे यूज़ करते हैं आर्किटेक्ट, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो एक साइट है उस पर आप उस आर्किटेक्ट का नाम डालें, आपका काउंसिल नंबर आ जाएगा, तो यू विल कम टू नो दैट वेदर ही इज अ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट और नॉट। तो ये चीज़ें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हिंदुस्तान में इतना हो चुका है, हर चीज़ अगर आप चाहो डेस्कटॉप पे जाओ या लैपटॉप पे जाओ, आपको हर चीज़ अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल। और इंटीरियर्स ध्यान में रखते हुए एक क्लाइंट को डेफिनेटली ऐसा सिलेक्शन करना चाहिए कि अगर कोई चाहता है कि बहुत ही क्लासिकल या ओरिएंटल स्टाइल में इंटीरियर्स चाहिए, तो उसके कुछ स्पेशलाइज्ड डिज़ाइनर्स अलग होते हैं। जिनको बहुत कंटेम्प्रेरी इंटीरियर्स चाहिए, उसके डिज़ाइनर्स डेफिनेटली उनकी डिज़ाइन लैंग्वेज अलग होती है लोगों से। और हो सकता है कोई आर्किटेक्ट से इंटीरियर डिज़ाइनर दोनों में निपुण होता है। तो यू हैव टू यूज़ योर माइंड जुडिशियसली वाइल सेलेक्टिंग योर कंसल्टेंट। सर एवरी टाइम लोग ये जानना चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट है एक बड़ा ना, ग्रीन बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट व्हाट इज अ ग्रीन बिल्डिंग सर? देखिए, सबसे अच्छी जो ग्रीन बिल्डिंग है, चोमू की धानी में जो रामलाल की जो का घर है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन बिल्डिंग है। क्योंकि उसको पता है कि 45 डिग्री के टेम्परेचर में मेरे को बिना कूलर के बिना एसी के ठंडा कैसे रखना है। उसको पता है जब 2 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा तो मुझे अपने घर को गर्म कैसे रखना है। उसको पता है अगर जब मेरे प्रदेश या मेरे रीजन में बारिश आएगी तो मैं किस तरह से करूँगा, मेरे घर में कोई लीकेज नहीं हो। सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन बिल्डिंग तो वो है। ग्रीन बिल्डिंग का बेसिकली लॉजिक ही यही है कि आप सबसे पहले लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन को रिस्पेक्ट करें। मैं ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग टूल्स जो कि जैम के नाम से आता है, मैं उसका आई एम वन ऑफ द क्रिएटर ऑफ दैट। और मैं ग्रीन बिल्डिंग फॉर आर्केशिया विच इज़ ऑफ 22 कंट्रीज में उसका चेयरमैन भी रह चुका हूँ। तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग ग्रीन वॉशिंग नहीं होनी चाहिए,
ग्रीन वॉशिंग और ग्रीन बिल्डिंग में फ़र्क बताता हूँ आपको। ग्रीन वॉशिंग तो होती है मुझे एक रेटिंग लेनी है कि ये IGBC सर्टिफाइड या जैम सर्टिफाइड या गया सर्टिफाइड ये है, तो मैंने एक रेटिंग ले ली और मैंने अपने मार्केटिंग ये सर हमारे लिए है कि ये ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे, इससे ज़्यादा क्या लगेगा, बट एक्चुअली इट इज़ अ गिमिक। आपको मैं बताता हूँ, हमारे जितने बिल्डिंग बाईलॉज हैं, जितना EC की MOEF गाइडलाइंस है, अगर आप उसको जुडिशियसली फॉलो करते हो तो 99.9% आपकी बिल्डिंग ग्रीन है। अच्छा, हर बिल्डिंग बायलॉज में सोलर पैनल का मेंशन है, रेन वाटर हार्वेस्ट करने का मेंशन है, वॉल विंडो रेशियो मेंशन है, हर चीज़ के मापदंड फिक्स्ड है। MOEF गाइडलाइंस में जाते हो, वहाँ लिखा है मिनिमम ग्रीन एरिया इतना होना चाहिए, ये लाइट वेंटिलेशन होना चाहिए, आप जो भी गैजेट्स यूज़ कर रहे हो उसका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कितना है, हर MOEF गाइडलाइंस में बिल्डिंग बायलॉज में लिखा है। तो अगर आप उसको जुडिशियसली फॉलो करते हो तो आपकी बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग ग्रीन है। अब आपका मुख्य सवाल कि ये ट्रेंड क्या है, ग्रीन और सस्टेनेबल बिल्डिंग। ग्रीन और सस्टेनेबल बिल्डिंग एक वो बिल्डिंग है, ग्रीन से मतलब नहीं कि ग्रीन एरिया लिखना चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये है कि दे आर वेरी क्लोज टू नेचर। वो सबसे पहले उस घर में डे लाइट कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, उस घर की इंडोर क्वालिटी बहुत अच्छी है, इंडोर एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, उस घर में जो भी गैजेट्स लग रहे हैं उसका कंजम्पशन बहुत मिनिमलिस्टिक है, सो दैट आपका बिजली का बिल बहुत कम आता है। और जिस तरह से रेन वाटर आता है आप उसको हार्वेस्ट करते हो, जो कि पुराने ज़माने में हमारे टाँके बावड़िया हमारे बुजुर्ग तो शुरू से करते थे। आप रेन वाटर को रेस्पेक्ट करो, आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करो, सोलर पैनल्स लगाओ अपने घर में। तो इन सब चीज़ों का आप समावेश करते हो, हर चीज़ से सेट कैलकुलेशंस है, क्योंकि उस ज़माने में कैलकुलेशंस नहीं हुआ करती थी, अब कैलकुलेशंस है। अब हमारे इंजीनियर फ्रेंड्स इतने स्ट्रांग हो गए क्योंकि कैलकुलेशंस करते हैं, सिमुलेशंस होता है उनका कि इस बिल्डिंग में, क्योंकि आप सरप्राइज करोगे कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन होता है 40% कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एनर्जी कंज्यूम करती है। 40%। उसको मिनिमाइज करने के लिए कंस्ट्रक्शन, खाली ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि मैं कंस्ट्रक्शन करने के बाद मैंने ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में भी मेरे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होने चाहिए कि मैं किस तरह से मिनिमम एनर्जी का यूज़ कर रहा हूँ और बिल्डिंग किस तरह से जो वाटर यूज़ कर रहा हूँ वो वाटर का सोर्स क्या है, वो वाटर वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग है, जो कि शुरू से चलती आई है। टेक्नोलॉजी के साथ में धीरे धीरे ये सब चीज़ें परिवर्तित होती गई और मैच्योर होती गई है। तो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट डेफिनेटली हर बिल्डर अपनी बिल्डिंग को ग्रीन और सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाना चाहता है, और उसके लिए उसको सर्टिफिकेट कौन देता है, वो रेटिंग टूल्स होती हैं, जैसे IGBC होती है, SOCHAM होती है, ग्रेहा होती है, ये सब इनको रेटिंग टूल सर्टिफाई करती है, यस योर बिल्डिंग इज ग्रीन। तो मैं एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से जो सोचता हूँ कि ग्रीन बिल्डिंग मतलब सिर्फ ग्रीन दिख के, बट कि बिल्डिंग बनने से लेकर के और अंत तक किस तरीके से बनी है और उसमें एक्चुअली ऑपरेशनली उस बिल्डिंग को रन करने में कितना एनर्जी कंजम्पशन होता है, वो भी पार्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। तो इट इज़ वेरी न्यू कंसेप्ट सर ग्रीन बिल्डिंग। एक और मिसकंसेप्शन है सर, लाइक स्टील स्ट्रक्चर्स, या आजकल जो स्टील स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर से कितने डिफरेंट होते हैं। और जो एक बिल्डिंग, जैसे आजकल कई बिल्डिंग हैं जो दिखती नहीं है और 6 महीने में बिल्कुल कंप्लीट दिखती हैं, तो क्या वो सही है? स्टील स्ट्रक्चर्स इन द कंट्री इज अ वेरी न्यू इनोवेशन, एक नया नवाचार है। इनफैक्ट रीजंस इसके बहुत सारे हैं। एक तो स्पीडी कंस्ट्रक्शन, दूसरी बात जितना अगर टाइम फ्रेम कम होगा कंस्ट्रक्शन का तो वो प्रोजेक्ट उतना कमर्शियली वाइबल होगा और उसका एनर्जी कंजम्पशन भी उतना ही कम होगा। क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को 2 साल में बनाऊं और 7 महीने में बनाऊं तो इट मेक्स अ डिफरेंस। और तीसरी बात, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम होती है स्टील स्ट्रक्चर्स में। और सबसे मुख्य बात, डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर मुझे कोई स्पैन देने हैं बड़े बड़े, वरना तो मुझे बड़े कॉलम देने पड़ेंगे, बीम्स देनी पड़ेगी जो स्ट्रक्चर के वो होते हैं। हालांकि कॉलम और बीम स्ट्रक्चर से भी बड़े स्पैन पॉसिबल हैं, पर बहुत ज़्यादा स्टील कंज्यूम करते हैं वो। अब आप स्टील स्ट्रक्चर में आप बड़े स्पैन दे सकते हैं। डिज़ाइन में कोई आपको कर्व्स देने हैं तो स्टील स्ट्रक्चर में इट इज़ वेरी ईजी। आपको मैं बताता हूँ, इसको आपको बेटर समझ में तब आएगा जिस तरह से अगर एक पार्थेनॉन ग्रीक में एक
कम्युनिटी स्पेस बना जिसमें कि उसको 10,000 लोगों को लिए इकट्ठा करना था। उस समय पे कोई आरसीसी की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसने ब्रिक्स की कॉर्बेलिंग करके ऐसे 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 करके उसने एक डोम बनाया ताकि इतने लोग उसमें आ सकें, क्योंकि उसमें आरसीसी नहीं था। धीरे धीरे जैसे टाइम आया तो आरसीसी एक स्ट्रक्चर आया। ये टेक्नोलॉजी इनोवेशंस है, तो आरसीसी से चीज़ें और इजी हो गई कि आप किसी भी फॉर्म में कंपेरेटली जरूर नहीं है स्ट्रेट लाइन ही बनाओ, खुद इजीली जा सकते हो। लेकिन जब और क्रिएटिविटी आई और जब और इनोवेशंस आए तो लगा नहीं अब तो मेरे को ऐसा है, मेरे को 8 फीट का कैंटिलीवर निकालना है, मेरे को 20 फीट का कैंटिलीवर निकालना है, तो स्टील वॉज अ सॉल्यूशन। तो स्टील स्ट्रक्चर के बहुत सारे डेफिनेटली फायदे हैं। सब फास्ट कंस्ट्रक्शन, एनर्जी कंजम्पशन कंपेरेटिवली उसमें कम होता है, एंड इट्स अ वेरी इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब स्टील स्ट्रक्चर्स बेटर होते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर से, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ। अगेन ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ बन रहा है, किस एरिया में बन रहा है, किस रीजन में बन रहा है। तो मतलब फिर भी मतलब अगर आप रेट करना चाहो, अगर मैं स्टील स्ट्रक्चर को एकदम जैसलमेर के टिपिकल हॉट एंड ड्राई एक्सट्रीम क्लाइमेट में ले जाऊं, नॉट अ गुड, नॉट है वो क्लाइमेट और वो कंडीशन, वो बहुत सारे फैक्टर्स काम में करते हैं जो कि आपका आर्किटेक्ट ज़्यादा बेहतर समझ पाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर, ये भी मेरे को लगा कि आपसे पूछ लेना चाहिए। कई चीज़ें हैं सर एक और चीज़ है जो थोड़ा सा मैं आपसे वैसे पूछना चाहता हूँ, हाउ डज लव अफेक्ट्स अ पर्सनल लाइफ, मतलब प्यार का क्या महत्व है? ये प्यार के अगर आप मेरे को कहोगे मेरे को किससे प्यार है, तो मैं तुम्हें मेरे को रोमांस है आर्किटेक्चर से, ठीक है ना। जब तक किसी पहली गर्लफ्रेंड से है सर, जब तक किसी भी चीज़ में रोमांस इन्वॉल्व नहीं होता, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके ऑफिस हो, तो रोमांस तो खाली एक आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रोमांस की बात नहीं करते। रोमांस और लव तो हर चीज़ में चाहिए होता है। व्हेन यू लव योर प्रोफेशन सर फ्रॉम द डे वन, दिस इज व्हाट आई थिंक। मतलब देयर हैज़ टू बी व्हेनेवर यू आर डूइंग अ थिंग, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसको कहते हैं ना पैशनेटली करो, रोमांस के साथ करो, लव के साथ करो। तो लव तो जिंदगी का जो है बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एंड सर फ्रेंड्स, व्हाट डू यू टॉक अबाउट फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, दोस्तों के बिना जिंदगी कैसी है। हाँ सर, कोई इंसिडेंस जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो हमारे साथ? इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हैं, मतलब बट कुछ ऐसी फनी चीज हो सर लाइफ में जो करके मजा आया? एक बार कॉलेज में मेरा एक दोस्त है, वो आया हमारे पास, रात को हम पढ़ रहे थे 10 बजे, बोले तुम सब मेरे दोस्त हो, मैं जो कहूँगा वो करोगे, करेंगे। तो उन्होंने वो हमको MREC की बात जो करा रहा हूँ, वो हमको ले गया और सीधे थाने में ले गया। हमारा थाना अटैच था वहाँ पे। तो बोले क्या, पुलिस वाले को मारना है। मैंने कहा क्यों? बोले इसने मुझे डंडे मारे, मैं दीवार फांदा था, हम सब ने आव देखा ना, तब हमको पुलिस वाले के पीछे छड़ गए सारे। दोस्ती तो ये होती है, अगर दोस्त ने कोई चीज़ कह दिया, आप उसे बाद में पूछेंगे मेरे से क्यों करवा रहा है, पहले तो मैं तेरा काम कर। तो दोस्त का मतलब ये होता है, दोस्त ने बोल दिया मतलब करना है। एंड फ्रेंड्स, आई टेल यू, जो बचपन के दोस्त होते हैं, चाहे स्कूल के चाहे कॉलेज के, वो दोस्ती कभी ज़िंदगी में दोबारा आपको प्रोफेशनल लाइफ में जो दोस्त बनते हैं उनसे कभी नहीं आ सकते। कभी नहीं ऐसे। जैसे मेरा तो ये मानना है सर कि दोस्ती एक ऐसी रिलेशनशिप है जो हम खुद बनाते हैं सर, और उसकी एक अलग अहमियत है लाइफ के अंदर, क्योंकि आप अगर किसी आदमी के साथ उस स्टेज में है वो जहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है, और जैसे आपने भी बताया कि फ्रेंड ने बोला ये करना है तो करना है, बाद में सोचेंगे क्यों करना था, तो वो एक लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है सर। उसका एक अलग दोस्त किसी दोस्त की मदद करने के लिए उसके पास कोई बैरियर्स नहीं होते, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं होते, वो सिर्फ उस दोस्त ने ऐसा बोला इसलिए इसलिए कर देते हैं। वो जाकिर का वो वीडियो भी तो है, सब बोल रहे हैं राइट जाना राइट जाना राइट जाना है, हाँ तो और वो आएगा बोलेगा लेफ्ट जाना है, तो मैं फिर भी लेफ्ट चला जाऊँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। सर एक और चीज़ है कि आपके लिए डिज़ाइन और ट्रेंडिंग, इनमें से क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए, एक हमारे आर्किटेक्चर लैंग्वेज में कहावत है, मैं आपके सवाल को थोड़ा करेक्ट करता हूँ, डिज़ाइन एंड एस्थेटिक्स है ना। तो बेसिकली एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे फ्रैंक लॉयड राइट, वो कहते थे फॉर्म मतलब आउटर एक्सपीरियंस फॉलोज फंक्शन, फंक्शन फॉलोज फॉर्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कोई बिल्डिंग बनानी है
एकदम डिफरेंट शेप की, तो मैं पहले कहूँगा मैं डिफरेंट शेप क्रिएट करूँगा, फिर उसके बाद अपनी प्लानिंग उसमें थोपूंगा। सबसे पहले जो डिज़ाइनिंग होती है, प्लानिंग होती है, पहले वो होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फंक्शन जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो फॉर्म होता है वो तो स्वतः ही, अगर आपने अच्छा फंक्शन वर्कआउट किया तो फॉर्म डेवलप हो जाता है। तो फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन विच एक्चुअली इवॉल्व योर। तो मतलब आपके लिए पहले अपने को बेसिक कंसेप्ट बनाना चाहिए, उसके बाद में फिर आप चेरी ऑन द केक कुछ भी कर सकते हो। सर एक और चीज़, जैसे मैं नॉर्मली ये देखता हूँ, डू यू फाइंड सम बिल्डर्स एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग? मतलब आप तो इतने सारे लोगों से मिलते हो, मे बी जयपुर में कुछ बिल्डिंग बन रही है तो पहले आपकी टेबल पे एक बार जरूर आती हो। पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती हैं, तो जिसकी जैसी सोच वैसा उसका एग्जीक्यूशन। तो मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, बट कई बिल्डर्स होते हैं जो कि काम ही वायलेशन में कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ बिल्डर्स होते हैं जो बिना वायलेशन के, जहाँ उनको पता है वो एक जुगाड़ पद्धति बनी होती है, और मैक्सिमम जो डेवलपर्स बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो ऐसे कहते हैं हमको जीरो डेविएशन। तो बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, बहुत ही कॉन्टेक्चुअल है। सर जयपुर के कंटेक्स्ट में एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, एक नई पूरी कम्युनिटी सेटअप हो गई है, एक पूरा नया नया जयपुर बन रहा है सर, महल रोड। अगर आप एक स्ट्रेच अक्षय पात्र मंदिर विच इज़ ए स्ट्रेच 6-7 किलोमीटर्स, जहाँ एक नया जयपुर बन रहा है, तो आपका क्या व्यू है सर कि वो एरिया? कि हम उस एरिया में काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और अक्षय पात्र इज अवर क्रिएशन, एक कल्चरल सेंटर है जिसके नाम से ही वो रोड ही हरे कृष्णा है। तो जिस तरह का ये एक कल्चरल सेंटर है, मेरे ख्याल से पूरे एक एरिया को, पूरे रीजन को एक नया लैंडमार्क बनेगा बड़े एरिया के लिए। सर बना हुआ है अभी आज की तारीख में भी है, और जो अब जगतपुरा की दूरियां जो है वो अक्षय पात्र मंदिर से नापी जाती है। और नेक्स्ट, और जो उसका जो आने वाला कंस्ट्रक्शन है जिसकी हमारी डिलीवरी 2027 तक है, इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। सेकंड हाईएस्ट इन वर्ल्ड इन हाइट, टोटल हाइट इज 72 मीटर्स आफ्टर वृंदावन टेम्पल। और इसमें हमारी डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत ही मिक्स है, कंटेम्प्रेरी भी है, ट्रेडिशनल भी है, और पैरामेट्रिक भी है, फ्री फ्लोइंग भी है। और जो इसके अंदर के स्पेसेस हैं, दे आर एज गुड एज 5-स्टार होटल्स। बैंक्वेट हॉल्स हैं, पार्टी हॉल्स हैं। आई बीन देयर सर, अभी मैं गया था एक वहाँ पर, तो बहुत ही लेविश बना हुआ था, और हाउ बैलेंस्ड इट इज, मतलब चीज़ें बिल्कुल तरीके से बनी हुई हैं सर। कुछ और बताओ सर उसके बारे में कुछ ज़्यादा। ये हमारा बेसिकली एक ग्रीन प्रोजेक्ट है डेफिनेटली, और जो हमारे साथ जो हमारे क्लाइंट्स हैं बेसिकली ऑल आर प्रभु जो होते हैं इस्कॉन के, आपको पता है कैसे कितने स्टॉलवर्ड्स होते हैं वो लोग। तो इनके साथ में काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है हमको, और 2027 में इसका हमारा डेडलाइन है, हमको इनॉग्रेट करना है इसको। और इसमें इतने अच्छे स्पेसेस हैं, ऑडिटोरियम्स भी है इसमें, कुछ मल्टीप्लेक्स हैं, छोटे कैफेटेरियाज़ हैं, वैदिक एक्सपो हैं जो जिस तरह से वेदास के बारे में आपको बताएंगे। एक अन्नदानम हॉल है, जो लोग आके खाना, जिनको नहीं मिलता वो आके एक लंगर की तरह खाना खा सकते हैं। बड़े पार्टी हॉल्स हैं, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स हैं, प्लस गेस्ट रूम्स हैं, और बहुत सारे इसमें सेमिनार हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, जो कि कृष्णा की टीचिंग को जिस तरह से प्रोपोगेट करना है, प्रमोट करना है, वो उनका मुख्य ध्येय है। और इसका जो बेस्ट पार्ट है उसका शिखर है, 2 शिखर हैं जो कि 72 मीटर हाई शिखर पे जा रहे हैं, और वो ग्लास क्लेडेड शिखर है। नॉर्मली आप मंदिर में ग्लास नहीं देखोगे, बट वो ग्लास स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग जैसे एक मॉडर्न बिल्डिंग होती है वैसे इसके शिखर बने हुए हैं। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि ये अपने आप में जयपुर शहर के लिए एक नया आया होगा। सर इस प्रोजेक्ट के अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके सही में दिल से बहुत करीब हो, और आपको लगता हो ये मैंने बिल्कुल दिल से बनाया है? आर्किटेक्ट के लिए सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ही एक का क्रिएशन होता है, तो उसको प्यार तो सभी प्रोजेक्ट से होता है सर, पर फिर भी मतलब प्रोजेक्ट की बात ऐसा बताऊँ, मैं हमने बहुत पहले एक सनशाइन प्राइम करके एक प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें हमने बिल्डर के आगे स्ट्रॉन्ग रखा कि हमने कहा क्योंकि हम 12 मंजिल तक जा रहे हैं, हम हर फ्लोर पे ना टेरेस गार्डन रखेंगे। तो हमने हर फ्लोर पे डबल हाइट टेरेस गार्डन्स रखे, और उस टेरेस गार्डन अगर वो नहीं बनता तो बिल्डर को कम से कम 12 से 13 करोड़ रुपए का फ़ायदा होता। लेकिन बिल्डर ने हमारी बात को सुना, और हमने
क्लब जो था नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलेगा, हमने क्लब कॉन्सेप्ट जो फ्लैट्स स्टूडियो अपार्टमेंट वगैरह होता था, हमारा क्लब और इन्फिनिटी पूल टॉप पे है, 12th फ्लोर पे है। मानसो एक्सटेंशन में आता है एक्सटेंशन। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें हमने है ना उस समय रन ऑफ मिल डिज़ाइंस नहीं की थी, तो उस बिल्डिंग को कई बार मेरे को इच्छा होती थी, मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं चाहते हुए देख के एक बार वापस आया तो दैट वाज वो मीटिंग आपके दिल के बहुत करीब है सर। आई लाइक दैट बिल्डिंग वेरी मच। सर बाकी एक बिल्डिंग की बात करते हैं, चलो बिल्डिंग की तो छोटी सी, रियल एस्टेट एज एन इंडस्ट्री, व्हाट डू यू थिंक क्या होने वाला है सर इंडस्ट्री का? अभी जब बूम चल रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, आई थिंक इंडिया इज़ द मार्केट। आपको मैं बताता हूँ कैसे है। पहले बहुत सारे ऐसे होते थे कि अगर कोई फॉरेन कंपनीज को आर्किटेक्ट्स को काम करना है हिंदुस्तान में, तो वो अपने आप को बहुत डिग्रेड महसूस करते थे। आज से 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आजकल सब हिंदुस्तान में काम करने के लिए लालायित हैं, वेरी एक्साइटेड टू वर्क इन इंडिया, क्योंकि इंडिया इज़ द मार्केट। इंडिया में लोगों के पास, इंडियंस के पास इतनी वॉलेटाइल परचेजिंग पावर है जिसको आप असेस नहीं कर सकते हो। अगर कोई बजट फ्लैट का किसी का 1.5 करोड़ होगा, तो अगर उसको हो गया तो 2 करोड़ का भी फ्लैट ले लेगा, अनलाइक यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स, कि जिसका अगर बजट सपोज करो x रुपीज़ का, तो x+1 भी नहीं बढ़ता है। ये बहुत वॉलेटाइल है। और प्लस आई थिंक लास्ट 5-7 साल में हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गए रियल एस्टेट ट्रेड में भी। रियल एस्टेट बहुत ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड बन गया है। और इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो इंडिया का था, जिसको कि हम समझ रहे थे कि हमारे लिए थ्रेट या चैलेंज होगा, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स होगी। ब्लेसिंग्स है, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सबसे बात 2 रीज़न रहे। एक तो एपिटाइट इंडियन कंजम्पशन का बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ गया, पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो एवरेज यंग पॉपुलेशन है वो बहुत, मतलब एज उसकी कम हो गई। चाइना ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे ब्रेक लगाया, तो उसको रेपरकेशन देखने को मिला कि उसकी जो एवरेज है बहुत ज़्यादा बोल। हमारे यहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी हैव द बिगेस्ट कंजम्पशन पावर। आई थिंक स्टैटिस्टिक्स 32 साल हमारी एवरेज है। जिस कंट्री की 32 साल अगर एवरेज होगी, आप देखो उसमें यंग ब्लड कितना होगा। एंड द स्पेंडिंग कैपेसिटी इज ह्यूज सर। डेफिनेटली। तो आई थिंक वी विल डेफिनेटली सी इंडिया इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स on a very great elevations as far as real estate is concerned. तो रियल एस्टेट मार्केट। और मैं आपको दूसरी बात और बताऊंगा, मतलब आई हैव ट्रेवल्ड टू मोर देन 62 कंट्रीज। इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे अपार्टमेंट्स हुए, कमर्शियल्स हुए, वी आर नॉट एट ऑल लेगिंग बिहाइंड एनी डेवलप्ड कंट्री। आज जैसी यूएस में बिल्डिंग दिखेगी, आपको हिंदुस्तान में नहीं दिखेगी। जयपुर जैसी सिटी में दिखेगी आपको। जैसे अपार्टमेंट्स वहाँ बनते हैं, हम उससे ज़्यादा अच्छे अपार्टमेंट्स यहाँ बनाते हैं। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस। हाँ सर, इंडियन तो ऑल ओवर डिफरेंट। और मैं तो सर आजकल तो इंडिया के बारे में ऑल ओवर वर्ल्ड यही चल रहा है कि कहीं पे भी अगर आप जाओगे तो इंडियंस को जरूर पाओगे। तो माय पर्सपेक्टिव, एक और पर्सपेक्टिव है सर लाइफ का, विच इज स्पिरिचुअलिटी। हाउ इज इट इम्पोर्टेंट इन तुषार सर्स लाइफ, एंड आपका दृष्टिकोण क्या है स्पिरिचुअलिटी को लेके? देखिए, मैं इस मामले में आई एम वेरी पर्टिकुलर। आई नो द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। ग्रोथ होता है कि मेरा 1 साल में टर्नओवर ये था, दूसरे साल में ये टर्नओवर हो गई, ये तो हो गई ग्रोथ। अब उस ग्रोथ के साथ में अगर मैं थोड़े से अपने एथिकल बिजनेस रखूं, अपने एथिक्स को कायम रखूं कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, और बहुत दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचूं, तो प्रोग्रेस हो जाती है। और इस टर्नओवर डबल करने के साथ में, एथिकल बिजनेस करने के साथ में, अगर मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी के साथ काम करता हूँ, तो आई थिंक वो सक्सेस हो जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी मेक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ एवरीथिंग। तो स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आपका सवाल स्पिरिचुअलिटी था, स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाबा की तरह ध्यान करते रहो, बट स्पिरिचुअलिटी है आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना आना चाहिए। हम सब भगवान, हम कोई भी भगवान के अवतार नहीं है, हम इंसान के फरिश्ते हैं सारे। हर आदमी से कोई ना कोई गलती होती है,
सबसे होती है। तो आपको यू शुड बी कॉन्शियस ऑफ योर इनकम्पिटेंस। जब तक आपको आपकी इनकम्पिटेंसी पता नहीं है, अब आप आज कुछ बात होती है, सपोज करो कोई प्रोजेक्ट आया है मेरे पास में हॉस्पिटल, मेरे को पता है मैं इनकम्पिटेंट आर्किटेक्ट टू डिज़ाइन हॉस्पिटल, फिर भी मैं बोलूँगी मैं तो हॉस्पिटल बनाऊंगा ही, तो आई एम इन दैट केस आई एम अनकॉन्शियस ऑफ माई इनकम्पिटेंस, लेकिन मैं बनाऊंगा फिर मैं उसको बिगाड़ूंगा। तो ये चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से आती है। आप खुद को समय समय पे खुद का जो कहते हैं ना सेल्फ आकलन, खुद का आकलन आप वो करते रहना चाहिए। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप खुद से झूठ नहीं बोलोगे। आप किसी और से झूठ बोल सकते हो पर आप खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते हो। सर मतलब एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये ना आध्यात्म होता है, और आध्यात्म का मेरे लिए मतलब ये है अपने ऊपर अध्ययन करना। तो वो 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके और अपने बारे में सोचना है और आगे के लिए लाइफ में क्या करना है, गिविंग एटीट्यूड रखना है, ग्रैटिट्यूड लाइफ में होना चाहिए। फॉर माई थिंग इज स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग लाइक दिस, कि भाई ये स्पिरिचुअलिटी का एब्सोल्युटली। सर एक रैपिड फायर करना चाह रहा हूँ आपके साथ सर। सर बाइंग और रेंट सर? ऑफ कोर्स बाइंग। अपार्टमेंट और विला सर? ऑफ कोर्स विला। सी व्यू और स्काईलाइन व्यू सर? आई लव स्काईलाइन व्यू। स्काईलाइन व्यू सर। बैल्कनी और गार्डन सर? गार्डन। मॉडर्न और ट्रेडिशनल सर? ट्रेडिशनल। स्टील और वुड सर? वुड। ग्लास और सॉलिड वॉल्स सर? सॉलिड वॉल्स। हॉन्टेड हाउस और नॉइजी नेबर्स सर? आई थिंक हॉन्टेड हाउस। सर टाइनी हाउस और जाइंट पेंशन? टाइनी हाउस। नो वाईफाई नो या फिर नो एसी सर? नो एसी। सर पूल और होम थिएटर सर? होम थिएटर। सर टॉलेस्ट बिल्डिंग वाइडेस्ट बिल्डिंग? टॉलेस्ट बिल्डिंग। सर सोलर पैनल्स विंड टर्बाइंस? आई लव विंड टर्बाइंस। एफिल टावर बुर्ज खलीफा सर? आई लव एफिल टावर। सर ओपन प्लान्स और क्लोज्ड रूम सर? ऑफ कोर्स ओपन प्लान्स। और आज थे हमारे साथ तुषार सर, और मैं चाहूँगा तुषार सर आज के बारे में कुछ आपके व्यूज सर। आई थिंक गौरव इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय गोल्डन ग्लोब, और आपसे बात करके चर्चा करके बहुत मज़ा आया। आपने मुझे बहुत सवालों के माध्यम से नॉस्टैल्जिक बनाया, एंड आई गॉन बैक टू माय कॉलेज टाइम्स, माय प्रोफेशनल टाइम्स, यू नो। So thank you so very much, and I wish Golden Globe a very good success, and they achieve more and more elevations in their professional endeavors. Thank you. थैंक्स अलॉट सर, और जल्दी नया प्रोजेक्ट और नई न्यू पॉडकास्ट दोनों प्लान करेंगे सर। Thank you. थैंक्स अलॉट फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड रियल एस्टेट की रियल टॉक्स विद मिस्टर तुषार सोगानी। उम्मीद है आपको नए आइडियाज़ और नए इंसाइट मिले होंगे। ऐसे ही रियल एस्टेट के लिए जुड़े रहें हमारे पॉडकास्ट के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट स्टे रियल।